निजामुद्दीन मरकज से निकले सैकड़ों कोरोना बम जहां देश के लिए बड़ी चिंता का सबब बने हुए हैं, वहीं जमात से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी अब तेज हो गई है। यूपी के प्रयागराज से जो खबर आई है उसने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को मजहब के नजरिए से नहीं बल्कि अज्ञानता के नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। लेकिन अब पढ़े लिखे जाहिल निकल रहे हैं। जाहिल नहीं, मैं उन्हें कहूंगा समाज के प्रति। मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जमात के लिए कह रहा हूं कि ये लोग इंसानियत, मानवता और देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर समेत 30 जमातियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जैसे मौलाना साद ने मरकज में जमातियों को छुपाया था, वैसे ही इस पढ़े लिखे प्रोफेसर ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर 16 विदेशी जमातियों को मस्जिदों में पनाह दे रखी थी। सवाल यही है कि मौलाना साद और इस प्रोफेसर में क्या अंतर है। सवाल यह भी है कि जब इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तो मौलाना साद अब तक बाहर क्यों हैं? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन पहले देख लेते हैं आज का अपडेट, उसके बाद बताएंगे मौलाना साद का एक नया पाखंड, नया ढकोसला। देखिए पहले आज का अपडेट। जमाती जेल जाए, मौलाना पैतरा दिखाए। गुर्गे गिरफ्तार, कोरोना वाली जमात का आका क्यों बाहर? मरकज वाले मौलाना के कोरोना बम हिंदुस्तान में किस कदर कहर ढा रहे हैं, इसकी गवाही कोरोना के बढ़ते आंकड़े खुद ब खुद दे रहे हैं। ठीवर लोग हैं जो कहीं ना कहीं जहर को फैलाने पर उतारू हैं, और जिन घरों में ये छुपे हुए हैं उन घरों के लिए मौत बनकर ये पहुंचे हैं। उस जिस एरिया में ये लोग छुपे हैं उस एरिया के लिए मौत बनकर ये रुके हैं। हम आज लॉकडाउन को हटाने की स्थिति में होते अगर ये लोग सहयोग कर रहे होते। अब भी कई इलाकों में छिपे हुए जमाती पूरे देश के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी की सख्ती का साफ असर भी नजर आने लगा है। तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद है। इस पढ़े लिखे प्रोफेसर पर आरोप यह है कि वो मरकज में शामिल होकर गया लेकिन जानकारी छिपाई। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब ने विदेशी जमातियों को मस्जिद में छिपाया भी। यूनिवर्सिटी जैसी संस्था के प्रोफेसर जो देश और दुनिया को जो लोग रास्ता दिखाते हैं, उनमें से एक प्रोफेसर साहब ने जमातियों के छुपने का इंतज़ाम किया था और ख़ुद भी अपने जमात में शामिल होने की बात छुपाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो इन सभी के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम के अलावा फॉरेनर्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 30 जमातियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जमातियों में 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। शहर की 2 मस्जिदों में छुपकर ये विदेशी जमाती थे। जमातियों के साथ इनके 12 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी जमातियों को जेल की महिला बैरक में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रखने का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मरकज से लौटने के बाद ये सभी जमाती छिपे हुए थे, जिन्हें कॉल डिटेल से पुलिस ने ट्रेस किया। इन सभी 54 जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ साथ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जेल भेजे गए जमाती इंडोनेशिया, सूडान के हैं। पकड़े गए कई विदेशी जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें इलाज के बाद जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जमात के लोगों के कारण बड़ी संख्या में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। मंगलवार को रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 31 लोग जमात से जुड़े हैं और सहारनपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 295 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें से 100 से ज्यादा लोग जमात से हैं। न्यूज़ नेशन के माध्यम से अपील करते हैं, जहाँ भी आप छुपे हैं, हम तो उन परिवारों को भी अपील कर रहे हैं जिन घरों में ये छुपे हुए हैं। हम उन घर वालों को कहेंगे अपनी ज़िंदगी को बचाइए। ये मौत बनकर आपके घरों में छुपे हुए हैं, आप इनको खदेड़िए। आप लोकल एसओ को, हमारे को फ़ोन करिए, स्थानीय प्रशासन को फ़ोन करिए और इनको हवाले कर दीजिए हमारे जो स्वास्थ्य कार्मिक हैं उनके और पुलिस कार्मिक हैं उनके। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन एक्शन में है। जमात से जुड़े देशी विदेशी लोगों को अब सीधे क्वारंटाइन से जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब गुर्गे जेल के अंदर किए जा रहे हैं तो फिर इनका आका मौलाना साद बाहर क्यों है? टीम न्यूज़ नेशन।
तो इसी पर बहस करेंगे। जब आपके चेले छपाटी जेल पहुंच गए हैं तो मौलाना साहब ऐश की जिंदगी 2000 करोड़ रुपए की मिल्कियत वाली क्यों जी रहे हैं? उन्हें कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अभी तक देश से माफी नहीं मांगी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भाग रहे हैं। इसी पर हम बहस खोलेंगे और मैं आपको मौलाना साहब का गिरफ्तारी से बचने का नया पैतरा भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। शाजिया इल्मी बीजेपी की नेता और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट, ये तीनों मुसलमान हैं। सुन लीजिए शोएब जमाई, ध्यान से सुनिए, सब मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है, सब मुसलमान हैं। अब आगे चलिए शोएब जमाई। लेकिन मैंने आपको शाहीन बाग के वक्त भी कहा था और ये सभी लोगों की धारणा है जो इस हिंदुस्तान, इस भारतवर्ष पर भरोसा रखते हैं, दैट देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन शोएब जमाई, साथ ही साथ शोएब जमाई के साथ साथ पठान आकिब खान और इफ्रा जान, अभी तक मैंने आपको जितना सुना है उसके हिसाब से कह सकता हूं कि आप लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। एक मौलाना ने भड़काया, जमाती तबलीगी जमात के मौलाना ने भड़काया, अब भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब क्या कह रहा है सुनिए, उसका जवाब भी न्यूज नेशन दूंगा, मैं दूंगा अपने इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम चाहते हैं मौलाना साद के खिलाफ, अगर मुरादाबाद में जिन लोगों को उसने भड़काया था उन पर एनएसए लग सकता है तो मौलाना साद पर एनएसए लगे। जैसे जैसे मौलाना साद पर शिकंजा कसता जा रहा है उनके सुर बदलते जा रहे हैं। आज मौलाना साद का एक और नया ऑडियो आया है जिसमें वो ब्लड डोनेशन करने की अपील कर रहे हैं। पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, नया पाखंड मौलाना साद का। इस वक्त इंसानों की तमाम ज़रूरियात, खाने पीने और हाजतमंद लोगों के घरों तक ज़रूरी अशिया का पहुँचाना और हर भूखे की खबरगिरी करना, इन तमाम आमाल खैर पर सबसे मुक़द्दम काम यह है कि बीमार की जान बचाना और इसकी सेहतयाबी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी देना, क्योंकि सही हदीस का मफ़हूम है तमाम आलम में बिखरे हुए ईमान वाले एक जिस्म के अज़ा की तरह हैं। अगर इस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान इस कोरोना के मरज़ में मुब्तला है तो उसकी इस बीमारी से तमाम आलम में बसने वाले इंसान इस तरह मुतासिर हों जैसे एक अज़्व की बीमारी से पूरा जिस्म मुतासिर होता है। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तिताअत रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज़्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज़्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। तो मौलाना साद की इस बकवास को सुनने के बाद एक शेर याद आता है, और शोएब जमाई सुनिए इस शेर को। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। मौलाना देश को तुम्हारे प्रवचन की जरूरत नहीं है, तुम तो बस ये बताओ कि बिल से बाहर कब आ रहे हो, क्योंकि तिहाड़ जेल की कालकोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कितना इंतजार करवाओगे, कब तक कायरों की तरह छिपोगे। आज मौलाना साद अपने गुर्गों से रक्तदान करने को कह रहा है। पहले कोरोना कांड और अब रक्तदान कांड। नहीं चाहिए देश को तुम्हारा कोई दान। बेशर्मी देखिए कि मौलाना अपने गुर्गों से कह रहा है कि देश पर रहम खाकर अपना ब्लड डोनेट करो। जैसे मौलाना के गुर्गों का ब्लड नहीं दिया तो देश कोरोना की जंग हार जाएगा। मैं बता दूं, मौलाना की अब सुर बदलने से कुछ नहीं होगा। एनएसए तुम पर लग कर रहेगी, तुम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल जाओगे। तुमने और तुम्हारे गुर्गों ने देश में जो तबाही फैलाई है, आज भी जमाती प्रशासन से छिप रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनका आका भीगी बिल्ली बनकर बिल में छुपा हुआ है। आज भी जमाती क्वारंटीन सेंटरों में भाग रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मौलाना तुम जितनी चाहे बचने की कोशिश कर लो, सच तो यह है कि अब यह देश तुमसे हिसाब मांग रहा है। और इसी के साथ मैं इस बहस को खोलने जा रहा हूं। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बड़ी पुरानी कहावत है, मेरी माँ भी सुनाती थी और पड़ोस में रहने वाली खाला भी सुनाती थी मुझे ये कहावत।
तो ये 900 चूहे खाकर हज को जाने वाली जो बिल्ली है, आज इसकी खबर ली जाएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शोएब जमाई, आपको कल वीडियो टेप भी दिखाऊंगा। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जमात से जुड़े एक मरीज ने एक महिला हेल्थ वर्कर से बदसलूकी की। इस मरीज ने वर्कर पर कैंची चलाने की भी कोशिश की। तबलीग से जुड़ा यह शख्स इंडोनेशिया का बताया जा रहा है, जो यहाँ काफी दिनों से भर्ती है, और यह भी बताया जा रहा है कि यह कोरोना पॉजिटिव है। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी हर्षा के पास। हर्षा, जो कैंची उसने फेंकी, मालूम पड़ा है कि उससे जो आशा वर्कर है, आशा देवी, उनका जो पीपीई है वो फट गया काफी हद तक। बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि पूरा पीपीई किट फाड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो खाना लेके आई थी, खाने को फेंक दिया गया, बदसलूकी की गई और जमातियों द्वारा उसका गला घोटकर उसको मारने की भी कोशिश की गई। जब महिला भागी वार्ड से, 5 से सर्जिकल वार्ड की घटना है, जब महिला हेल्थ वर्कर भाग रही थी, उस वक्त उसका पूरा पीपीई किट फाड़ दिया गया। सीएमओ के पास जाके उसने पूरी कंप्लेन रजिस्टर कराई। ये सारा मामला सिर्फ ठंडे खाने को लेकर के था। जबरन महिला हेल्थ वर्कर के मुंह पे उन्होंने खाना भी ठूसने की कोशिश की, ये कहते हुए जमातियों ने कि खाना जो ठंडा लेकर आई है वो तू पहले खुद खा। तो ये पूरा मामला लगभग 5 से सर्जिकल वार्ड में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सबसे पहले इंडोनेशियन रेसिडेंट जो कि जमाती बताए जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने वार करना शुरू किया। उसका 20 जमाती, लगभग 20 जमाती बताए जा रहे हैं, जो फिर एकजुट होकर के जिन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना वॉरियर की एक का बाइट आप लेकर आए। हर्षा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप लेकर आइए। हम आप देश को दिखाएंगे वो सबूत जिसको मानने से शोएब जमाई जैसे लोग इनकार करते हैं। शोएब जमाई, बताइए कितने अनुशासित है जमाती? आप तो तबलीगी जमात से बड़े जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए ना, बताइए अब क्या बोलेंगे? फेक न्यूज बोलिए ना शोएब जमाई, फेक न्यूज। जमात क्या प्रवचन देती है, देखिए क्या उपदेश देती है, क्या जमात सिखाती है कि अपनी जान की रक्षा करने वालों के कपड़े फाड़ दें, पीपीई किट फाड़ दें। यह सिखाया जाता है जमात में। नहीं, अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल अगर ऐसा किया है, अब भी भरोसा नहीं है। अगर ऐसा किया है, बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। अगर आपने अगर और मगर शब्द लगाया, आपको इस शिकायत पर भी भरोसा नहीं है। आप हर चीज पर गलत शक उठाते हैं। ये कोई तरीका है? हम हर खबर ऑथेंटिकेट करके देते हैं। चुनौती देता हूं कि मैंने जितनी खबर चलाई है, अगर उसमें से एक भी फेक न्यूज है, जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। आप चुनौती दीजिए, अगर मगर करते हैं हर बात पर। शर्म नहीं आती शोएब जमाई आपको? अब सुन लीजिए। नहीं, मैं, अरे भाई दीपक भाई, देखिए मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। कृपया करके आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें, अगर अदरवाइज फिर मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट डिबेट में। आप लहजे में हम बात करते हैं ना। चलिए बोलिए जी, तर्क की बात करिए ना। अब अभी भी आप शक कर रहे हैं अगर मगर। जी नहीं, मैं पूरी बात करूंगा, मुझे 1-2 मिनट आप दे दीजिए। ओपनिंग आपने मुझसे की है। देखिए, अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो दीपक भाई जी, अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमको 2010 का आपका वो ज़माना याद आता है, जब आपने कहा था कि मैं एसएम कृष्णा जी के साथ पाकिस्तान जा रहा हूं और वहां जाके निहारी खाऊंगा। तो देखिए, वो भी एक ज़माना था, लेकिन आज भी एक ज़माना। जब जमाई 10 बार गया हूं पाकिस्तान, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, एक बार चिदंबरम के साथ, एक बार एसएम कृष्णा के साथ। जब आप अमित शाह जी के, जी, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे याद है, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, बहुत मैं अच्छे एक पत्रकार हूं। मैं अभी भी अच्छा पत्रकार हूं। मैंने भी आशाराम की बैंड बजाई है, राम रहीम की बैंड बजाई है। आज क्यों ऐसा हो गया है दीपक जी? मुझे पता है आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री बहुत मेहनत कर रही है, मुझे किसी बात पर कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे चाहते पत्रकार थे आप। मैं अभी भी आपका चाहता पत्रकार बना रहूंगा जब असलियत सामने आएगी। मुझे अफसोस होता है। नहीं भाई, मुझे बहुत अफसोस होता है दीपक भाई, क्यों आप ऐसा नैरेटिव बांधने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए ना कि भाई जो तबलीग जमात में जो बीमार हुए हैं, वो भाई तबलीग जमात में जो लोग बीमार हुए, वो तो बीमार हो गए बेचारे, वो तो खुद परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है। वो बीमार हुए, अपराध नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो इलाज करा के ठीक हो रहे हैं, वो खुद अपना ब्लड दे रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, भाई बहुत सारी अच्छी तस्वीरें। अरे वाह, अपना ब्लड प्रयागराज में 30 लोग जो छुपे थे, उनके बारे में क्या बोलेंगे? के लिए सरकार को क्यों बोलना पड़ रहा है कि अभी भी अगर मस्जिदों में छुपे तो बाहर निकल आए? हाथ जोड़ के बोल रही है योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, क्यों बोलना पड़ रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, प्रयागराज की घटना,
प्रयागराज की घटना पे बता रहा हूं। प्रयागराज में 31 मार्च को ही वो सारे लोग क्वारंटाइन कर दिए गए थे और 21 दिन के बाद निकाला गया तो गिरफ्तार किया गया, और वो वीजा नॉर्म्स फ्लॉन्ट होने के एतबार से गिरफ्तार करने की बात कर रही है, जो कि झूठ है और निराधार है। वो कोई जमाती छिपे हुए नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हेलो हमारे जज भी बन गए क्या आज आप? भाई जज भी बन गए आप? जज कितने अवतार हैं आपके? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। 31 भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। मैं हर उस आंगन में मुजरा करूंगा जो इस देश के साथ है। मैं हर उस आंगन में मुजरा करूंगा जो इस देश के साथ है। नहीं देखिए, बेहूदगी की जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं, नहीं इनको इनकी भाषा में जवाब देने दो। शादिया इनको इनके हिसाब से बोलने दो। का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। शोएब जमई, आप जो है एक बहुत ही बदनुमा दाग हैं आप मुसलमानों के नाम पर। मैं आपको बता दूं, जिस तरह के अल्फाज शोएब जमई और शादिया को दिखा दीजिए। अभी किया है मुजरा, आपको क्या हो गया है? आपके दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं क्या? आप एक बार भी कहने को तैयार नहीं है कि जमातियों को छुपना नहीं चाहिए था। सरकार बुला रही थी उनकी मदद करने के लिए। कौन छुप रहा है? उनकी मदद के लिए 25,000 लोग आ गए, 25,000 लोग क्वारंटाइन में, और उनका काम था छुपना, अपने को इन्फेक्ट करना और औरों को करना। और आप दीपक जैसे इंसान को, जो लगातार जो एक बहुत ही जाने माने और उम्दा जर्नलिस्ट है हमारे देश के, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो मौजू नहीं है। आपको लोग देख रहे हैं बुनियादी तौर पर। और देखिए, मैं बहस कर सकती हूँ एक इंसान से तथ्यों के आधार पर। जो इंसान लगातार झूठ बोल रहा है, भाई उससे मैं क्या बात कर मैंने सकती कब कहा कि गलती नहीं हुई है? भाई मैंने कब कहा कि गलती नहीं हुई? मैं तो कह रहा हूँ कि लापरवाही है, अच्छे मुसलमान तो भूल है। लापरवाही नहीं, ये लापरवाही नहीं है। जहाँ पे 1300 लोग जो है सत्संग मना रहे। इंसानियत और मानवता का खून है, लापरवाही नहीं। इंसानियत और मानवता का खून है। अरे भाई क्या बात करते हैं? किया है, और अगर उसको लेकर जानबूझ के बीमार होगा क्या? कोई जानबूझ के बीमार होता है? क्या बात करते हैं? सबूत है। कौन आदमी जानबूझ के बीमार होगा? और सुनिए, अगर बीमारी का खतरा इतना बड़ा है, किसी ने बदनाम किया है, वो कौन जानबूझ के बीमार होगा? कैसी बात करते हैं दीपक भाई आप? आप जो है आपकी वजह से एक काम करें, हम सब स्काइप से जुड़े हुए हैं। मैं सबको 30 सेकंड दूंगा, मैं सबको 30 सेकंड दूंगा। बट कृपया बिना कॉन्टेक्स्ट की बात मत करें, बिना कॉन्टेक्स्ट के बात मत करें। मैं सबको 30 सेकंड दूंगा। मैं खान साहब को लाऊंगा। खान साहब आप आइए प्लीज। शोएब जमई का तर्क है कि यह लापरवाही है। आप इसे लापरवाही कहेंगे या फिर देश के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, दलित, आदिवासी, सबके खिलाफ किया गया क्राइम? बताइए खान साहब। नहीं चौरसिया जी, अभी जो कह रहे थे कि मुसाद साहब ने एक ऑडियो जारी किया है, तो मैं तो उसे कहूँगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपके ऊपर जब ईडी का शिकंजा कसने लगा, आप पे पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों का विश्वास उठ गया। आप अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी जमाती के लोग घरों में छुपे हैं, आज भी मस्जिदों में छुपे हैं। क्यों नहीं निकल के बाहर आ रहे हैं भाई? क्यों नहीं अपने आप को सामने ला रहे हैं कि हमारा इलाज करिए? और डोनेशन की बात हो रही है, कोरोना वायरस से पीड़ित आदमी का डोनेशन लेंगे, कितने लोग और मारेंगे भाई? कितने लोगों को जान और लेंगे? किससे ये अपील कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये जमाती लोग जिनको कोरोना हुआ है? उनसे डोनेशन की अपील कर रहे हैं। कितने हिंदुस्तानियों को और मारेंगे, अपराध करेंगे? ये जो इलाहाबाद में घटना घटी है, ये घटना ऐसी घटना है कि शर्म से सर झुक जाता है कि आप एक पढ़ा लिखा आदमी उन इतने लोगों को अपने छुपाए रखा हुआ है। जो कत्ल करता है उतना जिम्मेदार है, उतना ही वो जो छुपाने वाला कत्ली को उतना ही जिम्मेदार वो भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा खान साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह की चीजों बिल्कुल ठीक कहा। मैं अब 30 सेकंड इफ्रा को दूंगा। शोएब भाई इफ्रा भी बैठी है, इफ्रा भी बैठी है मेरी बहन। इफ्रा के साथ साथ पठान आकिब खान भी बैठे हुए हैं। आप प्लीज थोड़ा रहम करिए ना पैनल पर, बाकियों को भी मौका दीजिए। आपसे मैंने डिबेट ओपन की है। शोएब भाई बोलता हूं आपको, आप मुझे बोलते हैं मैं मुजरा कर रहा हूं मोदी जी। क्या मुझे
कि आपके घर में भी मुजरा कर लूंगा जिस दिन आप देश में खड़े हो जाएंगे। देश के साथ जिस दिन खड़े होंगे आपके घर में भी, शोएब जमाई के घर में भी आके मुजरा करूंगा मैं। इरफा मेरे साथ आई है डिबेट में। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इरफा जो बहुत जोर से तबलीगी जमात की वकालत कर रही है, उनको यह पता है कि मोहम्मद साद, मौलाना साद, उनके पास कोई भी ना स्कूल की ना कॉलेज की कोई भी जिसको औपचारिक तालीम कहते हैं वो नहीं है? क्या इफ्रा जान इस बात को जानती हैं? तालीम ना होना किसी का होना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल नहीं तो है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या कोई भी परेशानी नहीं है। आपको ये पता है कि तबलीगी जमात का रजिस्ट्रेशन भारत के किसी भी नियम कानून फाइल किसी में भी नहीं। आपको पता है तबलीगी जमात, आप देश में कोई संगठन बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, फार्मर सोसाइटी बनाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना। आप बता दीजिए तबलीगी जमात का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपको पता है। मुझे तो नहीं पता है, उनके कागजात पे भी नहीं लिखा है, बताइए। मुझे नहीं पता है कि क्या तबलीगी जमात, क्या तबलीगी जमात एक कोऑपरेटिव पहले है, क्या वो एक एसोसिएशन है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे ना। दीपक जी, आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बोलती हूँ। काफी हमारे देश में इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल यानी जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। जहां तक आप कहते हैं कि आप सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो अलग बात है। उसमें सरकार कह सकती है कि आप इनफॉर्मल नहीं है, आपको फॉर्मल बनना चाहिए। जहां तक सुपर स्प्रेडिंग कम्युनिटीज का सवाल है, तो हमारे मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपने देश में काफी ज्यादा परसेंटेज में कोरोना जिन्होंने फैलाया है। जैसे इजराइल में 30% कोरोना केसेस एक इजराइल पहुंच गए आप भैया। कोरोना में मेरे देश के लोग मर रहे हैं, आपको इरफा जान की इजराइल की पड़ी है। इरफा माफ कीजिएगा, ऐसे 30 सेकंड मत लीजिए, इतना अन्याय मत करिए हमारे साथ। आप तो या तो मुझे बोलने दे दीजिए 30 पर सेकंड। क्या तर्क दे रही है इरफा? इजराइल में किसने क्या किया, उससे इस देश में किसी को क्या मतलब? इस पैंडेमिक में जब पता नहीं अगले 30 दिन के अंदर मैं या आप जिंदा होंगे या नहीं होंगे, नहीं पता हमको आज इस वक्त पर। शबनम, मैं आपको लाना चाहूंगा, मौलाना साद कितने नियम फ्लॉन्ट करेंगे? 30 सेकंड बताइए, क्या कहेंगी मौलाना साद के बारे में आप? और आप पर भी आरोप है कि आप आरएसएस और बीजेपी की एजेंट है और हिंदू मुसलमान करवाती है। पैनलिस्ट, जब आप मुजरा कर सकते हैं तो हमें भी किसी भी चीज़ का एजेंट बता सकते हैं। इनका बुरा मत मानिए, ये सब मेंटली सिक हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछ रही हूँ, क्या मौलाना साद अपराधी हैं या नहीं? ये सारे जितने पैनलिस्ट हैं आपके, इनसे पूछ के बताइए मुझे, आप ये अपराधी हैं या नहीं? पूछिए इनसे जरा। आप अपने 30 सेकंड कंप्लीट करिए, मैं क्रॉस डिस्कशन नहीं कर क्या सकता। अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? नहीं दीपक जी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक व्यक्ति पूरा जमावड़ा इकट्ठा करके अब कह रहा है कि ना तो मेरी कोई संस्था वैसी थी, ना मेरे को कुछ पढ़ा लिखा हूं मैं, ना मेरे को जमात का कुछ पता है। जब जमात का तुझे कुछ पता नहीं था भैया, तो वहां पर इतने सारे लोगों को लेकर इकट्ठा किस लिए हुआ था? ये तो पूछेंगे ना देश के लोग। और फिर पूरे देश में, दिल्ली में किसने आग लगाई है कोरोना से? दिल्ली हमारी सुरक्षित थी, ये मौलाना साद ने लगाई है आग सारी। ये सारे जितना कोरोना आप देख रहे हैं ना, दिल्ली वासी जो पीड़ित हैं, आज मुझे भी नहीं पता, दीपक चौरसिया को भी नहीं पता कब किसकी कोरोना से जान चली जाए। ये सबका गुनहगार मौलाना साद है। और मैं, शाजिया इल्मी जी बैठी हुई हैं, आपके माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगी। शाजिया बाजी कब पकड़ा जाएगा? वो कहाँ छुप गया वो? ठीक है, इसी नोट पर और शादिया से मेरी अपील है, मेरे जितने दर्शकों के मैसेजेस आते हैं उनकी अपील है कि अगर मुरादाबाद में जमातियों के ऊपर एनएसए लग सकता है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर उनके खिलाफ एनएसए लग सकता है और तबलीगी जमात के कुछ तथाकथित नेता उसका समर्थन करते हैं, तो मौलाना साद पर भी एनएसए लगना चाहिए।